दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों चलिए सभी कर्मचारी को, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हो या किसी भी राज्य सरकार के कर्मचारी हो या पेंशनर हो, चाहे वो राज्य सरकार की पेंशनर हो या केंद्र सरकार के पेंशनर हो, सबके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। 8वें वेतन आयोग का जो कमेटी का गठन हुआ था उसका डेट तय हो गया है और किसे कितना फायदा होगा आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। निश्चित रूप से, कारण कि ये आज यानी कि आज 28 तारीख को ही ये लागू हुआ है। 28 तारीख को बैठक हुई मंत्रिमंडल का, जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसमें क्या कुछ बातें निकल कर आई है हम आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। और आपका वेतन, आपका पेंशन कितना बढ़ेगा, चाहे आप राज्य सरकार के कर्मचारी हो या केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, सारी बातों को हम पूरा बताते हैं। आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आपको पूरा जितना भी कंफ्यूजन होगा 8वें वेतन आयोग को लेकर के आपका सारी दुविधाएं जो है वो समाप्त हो जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ यानी कि उसके अंदर जो बात करने वाली जो बात थी उसके विषय को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यानी कि जो बात को रखना है, महंगाई के हिसाब से कितना कर्मचारियों का वेतन होगा, चाहे वो राज्य सरकार के किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, शिक्षा के हो, स्वास्थ्य के हो या किसी भी विभाग के हो उसमें, या फिर केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में हो कोई भी कर्मचारी या पेंशनर हो, उनके समस्याओं को लेकर के महंगाई के हिसाब से उनका वेतन में क्या वृद्धि होगी, ये सारी बातों के लेकर के स्वीकृति प्रदान कर दी है कि आप इन बातों पर विचार करिए। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी मंत्रिमंडल में 8वें वेतन आयोग के लिए जो विचारार्थ जो विषय था उसको स्वीकृति दे दिया है कि अब आप इसमें लागू करिए और इस पर देखिए उसमें क्या है मुख्य बातें। आइए हम बताते हैं विस्तार से। 8वां वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा जिसमें एक सदस्य होंगे और उसके बाद एक अध्यक्ष होंगे। जो सदस्य होंगे वो अंशकालिक होंगे और उसके बाद एक सदस्य जो होंगे वो सचिव स्तर के होंगे जो उसमें शामिल होंगे वो, और अपने स्तर से जो है जब ये गठन होगा उसके 18 महीने के बाद के भीतर ही अपनी अनुशंसाएं इनको देना है। यानी कि जब ये 18 महीने के बाद इनको अनुशंसा देना है किसमें क्या बातें रखा जाए ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ महंगाई के हिसाब से हो। यदि आवश्यक हो तो आयोग जो है इसके अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिए जाने तक किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर फिर से विचार कर सकती है। यानी कि अगर कोई त्रुटि रह गई है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। आयोग जो है वो अपनी अनुशंसाएं देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देगा। यानी कि उसमें कुछ पाबंदियां हैं, कुछ बंदिशें हैं जिसमें आयोग को उन पाबंदियों पर उन पर विचार करना होगा कि ताकि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बीच में किसी तरह का कोई मतभेद भी नहीं हो और राजस्व पर बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़े। इन सारे बातों को इसमें बताया गया है। तो आइए जानते हैं उसमें कि कौन कौन सी बातें हैं जिसमें इस कमेटी को उस पर अध्ययन करना है। केंद्र सरकार ने कमेटी को बताया गया है कि ये इन बातों पर आपको ध्यान रखना है। इसमें मुख्य बिंदु ये है, इसमें पहला ये है कि देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक अर्थात सरकारी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन और खर्च के राजस्व के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। यानी कि जितना आय और व्यय है उसके हिसाब से बजट को बनाना है, ताकि ऐसा नहीं कि बजट ऐसा बना दीजिए ताकि कर्मचारियों को वेतन भुगतान में ही कठिनाई होने लगे और उसके बाद राजकोषीय जो वित्त है उसमें सरकार के ऊपर जो है दबाव हो और वित्तीय प्रबंधन जो है वो चरमरा जाए। इस बात को भी ध्यान रखने के लिए कहा गया है, पहला। अब दूसरा बिंदु है, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास व्यय यानी कि जो विकास का जो कार्य हो रहा है वो और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। यानी कि सिर्फ वेतन देने से काम नहीं होगा, जो विकास की जो कार्य हो रहा है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उसके लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध हो। यानी कि वो प्रभावित किसी कीमत पर नहीं हो, उस पर किसी तरह का कोई आंच नहीं आना चाहिए। इस हिसाब से इस पर काम करना है और चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हो, उसी के हिसाब से इनको आगे का वेतन में बढ़ोतरी करना है। तीसरा बिंदु है कि गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्तीय लागत, इस बात का भी ध्यान रखना है। चौथा जो बात इसमें है वो राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति यानी कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति क्या है पर अनुशंसाओं का संभावित प्रभाव, उसमें क्या यानी कि जो अनुशंसा की जाएगी उसका संभावित प्रभाव क्या होगा, उसका असर क्या होगा। और राज्य सरकार चाहे तो कुछ संशोधन के साथ, ऐसा नहीं कि जो केंद्र सरकार दे रहा है वो नहीं, राज्य सरकार अगर चाहे तो कुछ संशोधन के साथ अनुशंसाओं को स्वीकार कर सकती। यानी कि जो केंद्र दे रहा है कोई जरूरी नहीं कि राज्य हुबहू वही दे,
कुछ अनुशंसाएं को संशोधित अपने स्तर से कर सकता है। राज्य सरकार को करने का है, पावर दिया गया है। और उसके बाद अपने कर्मचारी, चौथा मुख्य बातें हैं कि राज्य सरकार की वित्तीय का अनुशंसाओं का संभावित प्रभाव, यानी कि जो अनुशंसा होगा उसका संभावित प्रभाव जो है वो राज्य सरकार पर क्या पड़ा, और के बाद उसके प्रभाव को आमतौर पर कुछ संशोधन करके राज्य सरकार, जी हाँ, कुछ संशोधन करके राज्य सरकार जो है उसे स्वीकार कर सकती है। राज्य सरकार को छूट दिया है कि पहले देख लीजिए कि आपका आर्थिक स्थिति क्या है, उसके बाद अनुशंसा लागू होने के बाद, यानी कि केंद्र सरकार जो घोषणा करेगा उससे राज्य सरकार के वित्तीय स्थिति की क्या स्थिति है, उसके बाद उसमें जो संशोधन करना चाहे। ऐसा नहीं कि जो राज्य सरकार दे रही है आप उसी को हूबहू कर दें, ऐसा बाध्यता इसमें नहीं रखा है। लेकिन आमतौर पर ये हुआ है कि जो केंद्र सरकार उधर से अनाउंसमेंट करता है, राज्य सरकार उसको, ज़्यादातर राज्य सरकारें जो है उसको मान लेती है। लेकिन यहाँ पर ये कहा है चौथा पॉइंट में कि राज्य सरकार उसमें चाहे तो संशोधन कर सकती है, बाध्यता नहीं है कि वो लागू हो, वो उसमें अपने स्तर से इसमें कुछ संशोधन कर सकते। इसके बाद ये पांचवा है कि कहना है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है, उद्योग हैं और निजी क्षेत्र के जो कर्मचारियों के लिए जो उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक है, उनको जो मेहनताना मिल रहा है उसका संरचना क्या है, और लाभ और स्थिति, जो लाभ और स्थिति या कार्य की जो स्थिति है, जो दशा है, उसको देख करके भी लागू किया जा सकता है। इसको भी देख, मैंने जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको कहा कि आप लोग अपने स्तर से इसको देख लीजिए, मिला लीजिए, उसके बाद अपने यहाँ का कर्मचारियों का वेतन में जो इजाफा करना है आप अपने स्तर से कर सकते हैं, यानी कि केंद्र सरकार से इसकी कोई बाध्यता नहीं होगी। केंद्रीय वेतन आयोग का गठन समय समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति की लाभ एवं अन्य शर्तों के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए इसका गठन किया जाता है, जिसमें आवश्यकताओं के हिसाब से उसमें बदलाव होता है, कुछ संशोधन होता है। और इस संबंध में जो अनुशंसाएं देने के लिए किया जाता है वो आमतौर पर इसका वेतन आयोग की जो अनुशंसाएं हैं जो प्रत्येक 10 वर्ष पर के अंतराल पर इसे लागू किया जाता है कि 10 वर्ष में जो महंगाई हुई, जो समस्याएं हुई, जो कर्मचारियों के बीच में महंगाई और वेतन के बीच में जो अंतर होता है, जो फासला होता है, उसके संबंध में उसके अंतरदशा को, उसके लेवल को समझने के लिए केंद्र सरकार जो है एक कमेटी की जो गठन करती है, जैसे 7वां वेतन आयोग, अब आ रहा है 8वां वेतन आयोग, तो ये पहले ही समाप्त हो रहा है और 1 जनवरी 2026 से इसका जो डेट है वो है। यानी कि देखिए इसमें अगर इनाम बाद में भले ही मिले, लेकिन ये तय है कि लाभ आपको 1 जनवरी 2026 से आपको मिलना है, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हो, केंद्र सरकार के पेंशनर हो या राज्य सरकार के पेंशनर हो, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको मिलना है। तो राज्य सरकार को भी 1 जनवरी 2026 से ही देना होगा। अब कितना देना है ये सरकार, ये बाध्यता नहीं है, लेकिन अभी तक आमतौर पर यही होते आ रहा है कि जब जिस डेट से केंद्र सरकार जो घोषणा करती है उसी डेट से राज्य सरकार भी घोषणा करती है। और अब देखते हैं कि इसमें कब इससे इसका लाभ हो जाएगा, यानी कि मिलेगा तो आपको 1 जनवरी 2026 से ही, लेकिन इसका और कब से मिल रहा है ये भी हम आपको बताते हैं। तो 10 वर्ष का जब वो अंतराल पर ये लागू होता है तो 1 जनवरी 2026 को ये पूरा आशा है, पूरा उम्मीद है और ये डेट भी है कि हर हाल में जो है केंद्र सरकार ने भी घोषणा पहले ही ऑलरेडी कर चुकी है कि 1 जनवरी 2026 से इसे इम्प्लीमेंट किया जाए और 8वें आयोग का की जो सिफारिशें हैं वो सामान्यतः 1 2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। अब देखिए, अब सवाल क्या है कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। याद होगा आपको 1 जनवरी 2025 को, जी हाँ 1 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार जो थी वो 8वें वेतन आयोग गठन करने की घोषणा की थी, ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और उनके भत्ते में बदलाव हो सके और उनके संबंधित अनुशंसाएं जो हैं वो लागू किया जा सके, यानी कि 1 2026 को ही ये हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सत्य है। तो केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 को ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें के लिए घोषणा की थी, कि आयोग के गठन के लिए घोषणा की थी। तो वो वहाँ उस समय कहा गया था कि 18 महीने के बाद जो है 8वें वेतन आयोग का जो लाभ है वो 100% मिलने लगेगा, कमेटी सिफारिशें दे देगी, उसके बाद ये लागू हो जाएगा। और ये भी है कि लेकिन भले उस समय डेट पर जाकर के सिफारिशें दे, लेकिन जो भी नीतियाँ निर्धारित की जाएगी वहाँ पर उसका लाभ जो है ना 1 जनवरी 2026 से हो जाएगा। तो ये जान लीजिए कि जब लागू हो गया था
तो 25 पूरा एक वर्ष जो हो गया 12 महीना या 18 महीना पर लागू होना था, तो यानी कि जून में 12/6/18 यानी कि जून जुलाई से जो है वो सभी राज्य सरकार के हो या केंद्र सरकार के हो, कोई भी कर्मचारी हो या पेंशनर हो का सीधा सीधा लाभ जो है उनके खाते में जाने लगेगा। और ये सब जो है 1 जनवरी 2026 से जून तक जो है विथ एरियर आपको मिलेगा। तो ये था 8वें वेतन आयोग होगा उसके संबंध में जानकारी। और ये सारा जो है वो आज यानी कि 28 अक्टूबर को इसका आज लेटर निकला है कि ताकि जितने भी कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं उनको ये मिल जाए कि अब इस तरह का हो गया। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस सब चीजों की आज पर चर्चा हो गई। तो दोस्तों चलिए अब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सबों के लिए बहुत ही गुड न्यूज है। और निश्चित रूप से ये जुलाई से आप लोगों को 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू हो जाएगी। और लेकिन आपको जो लाभ जो है ना 1 जनवरी 2026 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चाहे आप शिक्षक हो या फिर आप किसी भी विभाग में काम कर रहे हो, सबको लाभ इसमें मिलना बिल्कुल तय है। धन्यवाद।